हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू के मॉडल पेपर के बारे में। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी वजह ये है कि वही मॉडल पेपर है जो आपके यूपी बोर्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसी मॉडल पेपर को आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम आपके साथ में सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको हल करना बतलाएंगे, कैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर यूपी बोर्ड की वेबसाइट यूपीएमएसबी पे क्लास 10 की उर्दू का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करवा दीजिए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हमने यूपी बोर्ड क्लास 10 के उर्दू के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पेपर में कितने सेक्शन होंगे और कितने टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ये समझना होगा कि इस पेपर की फॉर्मेट क्या है। उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपके सामने मेंशन कर दी गई हैं। नोट कहा गया है प्रश्न पत्र 2 हिस्सों में होगा, यानी इसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक हिस्से अव्वल होगा, दूसरा हिस्से दोम होगा। एक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, दूसरे लिखित प्रश्न होंगे, यानी एक आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मारूजी सवालात होंगे, दूसरे आपके पास में तहरीरी सवालात होंगे। जो विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे ये 20 नंबर के आपके साथ में होंगे और जो लिखित प्रश्न होंगे ये 50 नंबर के होंगे, ज़हन में रखिएगा। टोटल जो पूर्णांक आपका होगा, कुल नंबर जो आपके होंगे वो 70 नंबर के होंगे। अब प्रश्नों के प्रकार यानी सवालात जो आपके पास होंगे कितने टाइप्स के, किस प्रकार के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे ये 20 होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। अति लघु यानी मुख्तसर तरीन जो सवालात होंगे वो 3 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे। लघु उत्तरी यानी मुख्तसर सवालात जो होंगे ये 4 प्रश्न होंगे 5 नंबर के, तो यहाँ से 20 नंबर आपके हो जाएंगे। दीर्घ यानी तफसीली सवाल लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे ये आपके 4 प्रश्न होंगे 6 नंबर के होंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 24 नंबर के। तो इस तरह से कुल जो क्वेश्चन हो जाएंगे 70 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मेट आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो क्वेश्चन उनको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो हिस्से अव्वल होगा यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें देखें कसीरुल जवाब फर मबनी सवालात होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसको हल भी हम करेंगे आपके साथ में। नॉवल उमराव जान अदा किसने लिखा था? ऑप्शन आपके पास में मीर अमन है, प्रेमचंद है, मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा है, सादत हसन मंटू है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। उमराव जान अदा किसका नॉवल है? तो नोट कर लीजिएगा मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का ये शाहकार नॉवल है, जरूर याद रखिएगा। ये नॉवल आपने कब लिखा था, इस बात को ज़हन में भी रखिएगा। तो ये नॉवल आपने लिखा है 1899 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, लफ्ज इल्म की जमा होती है, यानी इल्म का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में आलिम है, उलूम है, उलमा है, इल्मियात है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इल्म की जमा क्या है, उलूम। इस बात को ज़हन में रखेंगे। आलिम की जमा क्या हो जाएगी, उलमा। अगर आपसे पूछा जाता है आलिम की जमा क्या हो जाएगी, उलमा, तो इस बात को नोट करते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? ऑप्शन आपके पास में देखिए 4, यहाँ भी देखें, अहमद शाह बुखारी, मोहम्मद शाह बुखारी, काजिम बुखारी, इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास में थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अहमद शाह बुखारी जो है पतरस बुखारी का असल नाम है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के, नागपुर के, जौनपुर के, इलाहाबाद के। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जौनपुर के रहने वाले थे। आपका एक बहुत ही अहम इंशाइया है, क्या नाम है, चारपाई। तो याद रखिएगा चारपाई किसका इंशाइया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज नूर का मुतजाद अल्फाज क्या होगा, मुतजाद लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में अंधेरा है, तारीकी है, जुल्मत है, रोशनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जुल्मत, यानी विलोम शब्द आपको बतलाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, इस मिसरे में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन आपके पास में तजाद है, तलमीह है, इस्तिआरा है, मुबालगा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी तजाद। तजाद का मतलब यानी मुतजाद जो अल्फाज है वो आपको देखने होंगे शेर में कौन कौन से हैं। तो देखिए जीना इस्तेमाल किया गया, मरना जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, मुतजाद है। सनत तजाद को सनत तिबाक भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में कभी कभी ये भी आपको दे दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया।
गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, मतला कहते हैं, बैतुल गज़ल कहते हैं, सरापा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। और गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। सरापा जो है ये मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब ऑप्शन में है, मीर अहमद देहलवी हैं, दाग देहलवी हैं, मीर तकी मीर हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी दाग देहलवी। अब हम बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूओं में शामिल है बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज। ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, मुंदरजा बाला शेर के शायर का है, फ़ानी बदायूनी है, मोहम्मद इकबाल है, फैज़ अहमद फैज़ है, असगर गोंडवी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फ़ानी बदायूनी। ज़रूर याद रखिएगा, फ़ानी बदायूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1879 ईस्वी में बदायूं में और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है, जिन्हें यासियात का इमाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम क्या था? शौकत अली, अली सिकंदर, मिर्ज़ा फरहत, असगर अली। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी अली सिकंदर। ज़रूर याद रखिएगा। आपके शेरी मजमून जैसे आतिश गुल है, शौले तूर, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, फिराक गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ था? 1985 में, 1982 में, 1928 में, और चौथा ऑप्शन भी आपके पास में था। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 1982 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा आपके सामने है, जेल खिरत ने ये दिन दिखाए, इस मिसरा में लफ्ज़ खिरत के क्या माना है? ऑप्शन आपके पास में अक्ल है, समझ है, जहालत है, नासमझी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अक्ल। खिरत के माना क्या है? अक्ल है। इस बात को ज़हन में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये शेर किसका है? जेल खिरत ने ये दिन दिखाए, तो आप ये मिसरा किसका है? जिगर मुरादाबादी का। अगला क्वेश्चन है, नक्श फरियादी की शायर के कलाम का मजमुआ है। जोश ऑप्शन में है, फैज़ है, गालिब है, फराक है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फैज़। आपको ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, मारूजी सवाल हैं, इनके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट में आपको इनके आंसर फिल करने होंगे। अगला क्वेश्चन, नज्म के लुग़वी माना क्या होते हैं? तरन्नुम में बातें करना, किसी की तारीफ करना, किसी की मौत पर इजहार अफसोस करना, लड़ी में मोती पिरोना। तो जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी लड़ी में मोती पिरोना। नज्म में आमतौर पर किसी मौजू पर मुसलसल तसलसल के साथ में इजहार ख्याल किया जाता है इस बात में, यानी गज़ल नज्म जो होती है किसी एक मौजू पर होती है। अगला क्वेश्चन है, नज्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम किसने लिखी? फैज़ अहमद फैज़ है, जोश मलिहाबादी है, चकबस लखनवी है, फिराक गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की खुदनविश्त का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, यादों की बारात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है? यानी आत्मकथा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुहावरा घी के चिराग जलाना के क्या माना होते हैं? खुशियां मनाना, उदास होना, नाराज होना, गुस्सा करना। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी खुशियां मनाना। अगला क्वेश्चन, नावल उर्दू में किस जुबान के जेर असर लिया गया है? अरबी जुबान है, फारसी जुबान है, अंग्रेजी जुबान है, हिंदी जुबान है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अंग्रेजी जुबान के असर। अगला क्वेश्चन है, मीर अनीस के दादा का क्या नाम था? ऑप्शन आपके पास है, मीर तकी मीर है, मीर जमीर है, मीर हसन है, और चौथा ऑप्शन भी आपके पास में था। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मीर हसन। इसको मैं थोड़ा और साफ साफ यहाँ पे नोट कर देता हूँ, मीर हसन। मीर हसन का असल नाम क्या? मीर गुलाम हसन। पूरा नाम है मीर गुलाम हसन, लेकिन आप जाने जाते हैं मीर हसन के नाम से। आपकी मसनवी एक है सेहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, हालिया ने तनकीद की कौन सी मशहूर किताब लिखी है? निकात शुअरा है, मुआज़ने अनीस दबीर है, मुकदमा शेर व शायरी है, अंदाज़े हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुकदमा शेर व शायरी। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1837 ईस्वी पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। निकात शुअरा ये मीर तकी मीर का तज़किरा है। मुआज़ने अनीस दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी। अंदाज़े की मुसन्निफ़ कौन है? फिराक गोरखपुरी के। ये मज़ामीन का मजमुआ है, सभी याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी को उनकी किस तसनीफ के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है? गुल नगमा, नक्श फरियादी, रूह कायनात, उर्दू की इश्किया शायरी। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी गुल नगमा। अब यहाँ पे जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? फिराक गोरखपुरी को। कब मिला है? 1969 में, उनके मजमूए कलाम गुल नगमा के लिए। जरूर याद रखिएगा। ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात देखिए आपके सामने है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होंगे, हर सवाल 2 नंबर का है। मरसिया के कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं? इसका जवाब बताना है। उर्दू का पहला नॉवेल निगार किसे कहा गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, फानी बदायूनी का पूरा नाम क्या था? अब यहाँ से आपके पास में तहरीरी सवालात हैं जिनके जवाब आपको लिखने होंगे। तो कैसे लिखना है जरा इसको हम आपको बता भी देते हैं। तीनों सवाल को हमने रीड कर लिया है, अब आ जाते हैं जवाब पे। देखिए हमने इसका जवाब भी यहाँ पे नोट कर दिया है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको देखिए हेडिंग लगा देनी होगी, मुख्तसर तरीन सवालात, जवाब नंबर 1 लिखना होगा। पूछा गया था, सीधे सीधे आपको लिख देना। मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी हैं, कौन कौन से हैं? चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रज्ज है, जंग है, शहादत है, बैन है। दूसरा क्वेश्चन था कि उर्दू का पहला नॉवेल निगार किसे कहा गया है? तो जवाब आपका हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। और पहला नॉवेल कौन सा है उसे भी आप चाहे यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, मिरातुल उरूस। उर्दू का पहला नॉवेल किसे कहा गया है? मिरातुल उरूस को, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नॉवेल है। तीसरा क्वेश्चन था कि फानी का पूरा नाम क्या था? फानी का पूरा नाम क्या? शौकत अली खां। फानी का पूरा नाम क्या है? शौकत अली खां। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्तसर तरीन सवालात कैसे आपको लिखना होगा ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं फिर से दोबारा से पेपर पर। अब इसके बाद मुख्तसर सवालात आपके पास में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखिए आपके पास में 4 क्वेश्चन। ईशाया निगारी की तारीफ बयान करते हुए 5 अहम ईशाया निगारों के नाम लिखिए। कैसे लिखना है जरा इसको हम समझते हैं। इसका भी जवाब यहाँ पे हमने नोट कर दिया, देखिएगा। मुख्तसर सवालात हेडिंग आप लगाएंगे, जवाब नंबर 4 लिखेंगे। अब ईशाया के बारे में चूंकि लिखना है तो आप इसके बारे में नोट करेंगे। ईशाया निगारी की सिर्फ उर्दू में अंग्रेजी से आई है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं, इब्तिदा में मजमून निगारी और ईशाया निगारी में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फर्क पैदा हो गया। यहाँ तक कि ईशाया एक अलहदा सिर्फ करार पाई। ईशाया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासुरात की बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता। कहा जाता है कि ईशाया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुतालिक ख्याल के तमाम मरहले खुश तबई के साथ तय किए जाते हैं। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। ईशाया निगार मफहूम से खाली गुफ्तगू में ही माना पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी उसके बरअक्स भी होता है। इख्तिसार इसकी पहचान। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ देखिए स्टार्टिंग के दो पॉइंट इसको अच्छे से रट लीजिएगा और इस पॉइंट को भी, इन्हीं के सारे आप इसको लिख सकते हैं। इसमें मजाह या टटोल की जगह हल्की ज़ेर लब हंसी पिन्हा होती है। ख्याल आफरीनी इसकी अहम खुसूसियत, इसे भी याद रखिएगा। उर्दू में फरहतुल्लाह बेग है, पतरस बुखारी है, ख्वाजा हसन निज़ामी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने आला मेयार के ईशाया लिखे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे तो उनकी सारे आप बेहतरीन ईशाया की तारीफ नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन वो क्या था। देखिए फिर से अब क्वेश्चंस पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसको हमने हल कर लिया है। 5वां क्वेश्चन है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इंतहा और भी है। इस शेर की तशरीह जरूरी हवालों के साथ में लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था और भी है, इस तरह के जो अशार हैं वो किसके हैं? अल्लामा इकबाल के। तो उसकी तशरीह कैसे आपको लिखनी है जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी तशरीह आपको कैसे लिखनी है, जवाब नंबर 5 की। चूंकि ये अल्लामा इकबाल का शेर है तो आप सीधे नोट करेंगे जवाब नंबर 5 और यहाँ पे लिखेंगे अल्लामा इकबाल कहते हैं, यानी जो भी शायर होगा उसका नाम लिखते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सिर्फ ज़मीन ही इंसान के अज़ाइम और वलवलों की इंतहा नहीं, ये नीलगों आसमान ज़मीन जैसे बेशुमार सैयारों को अपने दामन में छुपाए हुए जो इंसान की हिम्मत और इरादों के मुंतज़िर है। इश्क का लफ्ज़ इकबाल की शायरी में एक इस्तिलाह की हैसियत रखता है। इश्क से मुराद इंसान का बुनियादी जज्बे हयात है, जिसकी तमन्नाओं और वलवलों की कोई हद और इंतहा नहीं होती। ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप आसान लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्लामा इकबाल सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इंतहा और भी है, यानी ये जो सितारे हमको दिखाई देते हैं, ये जो ज़मीन आसमान हमको दिखाई, इसके अलावा भी दुनिया है। यानी इंसान की कोशिश की, उसके जज्बे की, उसके वलवले की, उसकी उमंग की कोई सीमा ही नहीं, कोई हद ही नहीं है। इसके बाद के गज़ल पर आपको मुख्तसर नोट लिखना है। कैसे लिखना है जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। गज़ल पर मुख्तसर नोट कैसे लिखेंगे? देखिए गज़ल पर मुख्तसर नोट लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी माना औरतों से बातें करने के। गज़ल इश्क मोहब्बत गज़ल के खमीर में दाखिल है,
लेकिन गज़ल सिर्फ मोहब्बत के मौज़ूआत तक महदूद ही नहीं, उसका दायरा बहुत वसी है। इसमें समाजी व सियासी मसाइल, फ़लसफ़ा व तसव्वुफ़ और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तर्जुमानी मौजूद है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं, उसे मतला कहा जाता है। इस बात को याद रखें, मतला किसे कहा जाता है? गज़ल के पहले शेर को। पहले मतला के बाद में आने वाले मतला को हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के तमाम असार एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और किसी एक मफ़हूम का ताअस्सुर पेश करता है। ईजाज़ व इख्तिसार गज़ल की ख़ुसूसियात में से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में उर्दू में बहुत से शोरा ने गज़ल से अपने कलाम की शुरुआत की। मीर तक़ी, गालिब, मोमिन, हाली, शाद, जोश, हसरत, इक़बाल, फैज़, असगर, जिगर, फ़ानी वग़ैरह ने गज़ल को फ़रोग़ दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इस बात को ज़हन में रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कहा गया कि मुंदरजा ज़ेल में से किसी 5 मुहावरों से जुमले बनाइए। आपके पास 5 मुहावरे दिए गए होंगे एग्जाम में, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर में दिख नहीं रहा है, यहाँ से वो कट चुका है। तो ये इस सवाल का जवाब हम नहीं लिख पाएंगे। बाकी अलग से इस पर एक सेपरेट क्लास हम आपको देंगे, जिसमें मुहावरों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे सारे हम डिस्कस अलग से करेंगे। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन को आसानी के साथ में आप लिख सकते हैं। जुमलों में इस्तेमाल करना होगा, यानी वाक्य में सेंटेंस इनके बनाने होंगे। तो देखिए मुख्तसर सवालात आपके हल हो चुके हैं। अब आ जाते हैं तफसीली सवालात में। तफसीली सवालात को ज़रा समझना होगा, क्योंकि इन्हें हल करने से पहले समझ लीजिएगा इसमें करना क्या होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुंदरजा ज़ेल इक़्तिबास की तशरीह आसान ज़ुबान में मा सियाक़ो सबाक़ कीजिए। जो कोई भी इक़्तिबास आपके पास से मिले, सबसे पहले उसको आप रीड कीजिए, चाहे वो आपको समझ में आता हो या ना समझ में आता हो। रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि रीड करने के बाद ही उसमें आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई, तो चारपाई लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में याद आना चाहिए कि चारपाई जो इशाइया है ये किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। फिर आप सियाक़ो सबाक़ बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे ज़रा मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए सियाक़ो सबाक़ लिखना है आपको, चारपाई जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का इशाइया, तो आप नोट करेंगे, सियाक़ो सबाक़ हेडिंग लगाएंगे। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप जो है सियाक़ो सबाक़ हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद लिखना आप शुरू करेंगे कि ये इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून यानी इशाइया चारपाई से माखूज़ है या लिया गया है। सीधा सीधा ये इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून इशाइया चारपाई से ली गई है। रशीद अहमद के मज़ामीन तंज़ व ज़राफ़त के आला नमूने होते हैं, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने ज़राफ़त के मैदान में बहुत अहम नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। हम उनके नसरी कारनामों के पढ़ते वक्त ज़ेर लब मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते, यानी जब भी आप रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन पढ़ेंगे तो हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर आपके चेहरे पे आ जाती है। इस मज़मून में उन्होंने चारपाई की हालत और अहमियत पर रोशनी डाली है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस मज़मून में रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की अहमियत को उजागर किया है। तो ये आपका सियाक़ो सबाक़ तैयार हो गया। अब इसके बाद में फिर आपको तशरीह लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी आपको? तशरीह हेडिंग लगाएंगे। तशरीह में देखेंगे यहाँ पे चारपाई के बारे में बताया गया है। इन्हीं चीज़ों को आपको तशरीह में नोट कर देना है, थोड़े से चेंजेस के साथ में। जैसे कैसे चेंजेस करने में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्ल खाना, किला, खेमा, दवाखाना, संदूक, किताब, घर, शिफाखाना सबकी हैसियत कभी ना कभी बेक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। अब यहाँ पे घरानों में से आप लिख सकते हैं हिंदुस्तानी घरों में चारपाई को बहुत अहमियत हासिल है। चारपाई को ड्राइंग रूम के तौर पे, सोने के कमरे के तौर पे और इन तरीक़ों से उसको इस्तेमाल किया जाता है। चारपाई की हिंदुस्तानी घरानों में बहुत ही अहमियत है। कोई भी मेहमान आता है, चारपाई उसके लिए पेश की जाती है, चारपाई पर उसको बिठाया जाता है, चारपाई के ऊपर जो है दरी बिछा दी जाती है और इस तरह से, और चारपाई के निशानात उस पर बिल्कुल ज़ाहिर होते हैं और मेहमान चारपाई पे हर मेहमान को चारपाई पर बिठा दिया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप इस तरह से आसान लफ्ज़ों में किसी भी इक़्तिबास की बेहतरीन तशरीह नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो है क्लियर हो चुका है। अब देखिए 9 में क्या करना है? मुंदरजा ज़ेल उन्वानात में से किसी एक पर मज़मून लिखिए। मज़मून कैसे लिखना है? पिछली क्लासेस हमने आपको डिस्कस भी कर दिया था कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट मज़मून भी आपको बताया था। उनमें देखिए हमने एक बताया था आपको, मेरा पसंदीदा शायर, अदीब, शख्सियत। तो आप सीधे सीधे किसी शायर की सवाने हयात को अच्छे से याद कर लीजिए और जो भी अगर आपको ये टॉपिक मिलता है, ये उन्वान मिलता है, सीधे आप उसको पूरा रिपीट कर दीजिए और आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे।
बाकी अगर आपको किसी नए मज़मून जिससे पाबंदी है वक्त की अहमियत, वक्त की अहमियत कैसे लिखना है मैंने आपको बताया, तो उसको 3 टुकड़ों में लिखिए। पहले आप शुरुआत उसकी कीजिए, उसके बाद में जो भी आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं उसको बीच में डालिए और लास्ट में उसको कंक्लूड कीजिए, यानी उसका खात्मा कीजिए। यानी जो आपने तमहीद बांधी है, जो शुरुआत आपने की है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को आप कंक्लूड करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके पास में गैर दरसी इक़्तिबास आपको दिया गया, इसका खुलासा आपको लिखना है। देखिए खुलासा लिखना बहुत आसान होता है। खुलासा लिखते समय आप क्या करेंगे, जो मुश्किल अल्फाज हैं उन्हें आसान कर देंगे और जो बात 2 लाइन 3 लाइन में कहेंगे, अगर आपको लगता है कि इसे हम 1 लाइन में कह सकते हैं तो उसको 1 लाइन में कह दें, यही आपका खुलासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी का मतलब क्या, वतन से मोहब्बत का जज्बा हर इंसान में होना अज बस ज़रूरी है। यानी देश से मोहब्बत या वतन से मोहब्बत होना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मुल्क में मुहब्बे वतन होते हैं, वो मुल्क तरक्की करता है, तरक्की की मंजिल तेज़ी से तय करता है। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता वो मुल्क बर्बादी और तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ता जाता है। पुराने ज़माने में वतन परस्त हर मुल्क में लातादाद थे, हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन एक ज़माना आया कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हो गया। आज हम लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा कम हो गया। यही वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की की जगह तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वतन से मोहब्बत का जो जज्बा होता है यह हर इंसान में होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों में वतन से मोहब्बत का जज्बा होता है वो मुल्क तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। और जहाँ कि लोगों में वतन से मोहब्बत का जज्बा कम हो जाता है वो मुल्क पीछे चला जाता है। पुराने समय में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे, हमारे उन लोगों की तादाद ज़्यादा थी जो वतन परस्त थे। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन समय बदला और मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हो गया। और आज हम लोगों के अंदर जो यहाँ पे जो इक़्तिबास कहा गया उसके हिसाब से आज हम लोगों के अंदर वतन से मोहब्बत का जो जज्बा है, जो जोश है वो कम हो गया है। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है तरक्की के बजाय पीछे होता जा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी गैर तरसी इक़्तिबास का खुलासा अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे किसी एक अदीब या शायर की हालात ज़िंदगी और अदमी खिदमात पर तफसील से आपको रोशनी डाली है। किसी एक के बारे में आपको नोट करना है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए भी थे कि जैसे इकबाल को ज़रूर याद रखिएगा, फ़िराक़ को हमने बताया था, आप इन दोनों को और साथ साथ इधर हमने बताया था मिर्ज़ा मोहम्मद हामिद रसूआ प्रेमचंद। अगर आप इन 4 को कम से कम 5 को याद कर लेते हैं तो देखेंगे हर एग्जाम में ये 4-5 रिपीट होते हैं और इनके सहारे बहुत अच्छा एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पूरा पेपर हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप जैसे बहुत सारे लोग अभी हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं, जिनकी रीच अभी हमारे चैनल तक नहीं हो पाई है, उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि दूसरे लोगों तो कम से कम इस चैनल को शेयर कीजिए और इस चैनल को बढ़ाइए ताकि उर्दू ज़ुबान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। इसी उम्मीद के साथ में आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।